नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जीएस बूस्टर के इस YouTube चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सीरीज जो है इसकी शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। रोज शाम को 7 बजे आपको इतिहास के प्रश्नों की एक श्रृंखला नजर आएगी। 20 प्रश्न हम रोज डिस्कस करेंगे आपके साथ। शाम को 4 बजे भूगोल की प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो हो चुकी है आज की, और रात को 9 बजे आप लोग करंट इशू देखते हैं। आज जिस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 से लेकर 1200 ईस्वी, जिसमें हम पाल, राष्ट्रकूट, चोल साम्राज्य से संबंधित 20 प्रश्न। तो ये टॉपिक जो है वो सीक्वेंस सीरीज के हिसाब से चलेगा। रोज 20-20 प्रश्न रहेंगे और टॉपिक के हिसाब से, जैसे कि आज सीरीज 1, फिर सीरीज 2, फिर सीरीज 3, सीरीज 4, और ये जो परीक्षाएं दिख रही हैं इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय हम जाया ना करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, उन्हें भी रोज इसे जोड़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ द पाल डेंसिटी वॉज। पाल वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देवपाल, धर्मपाल, गोपाल या विग्रहपाल? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। कौन होगा? देवपाल होगा या धर्मपाल होगा या गोपाल होगा या विग्रहपाल होगा? साथियों, 8वीं शताब्दी के बारे में अगर हम बात करें, 8वीं सदी के बारे में अगर हम बात करें, तो 8वीं सदी में बंगाल की हम चर्चा करते हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि 8वीं सदी में बंगाल में जो है वो एक ऐसा समय चल रहा था जिस समय में आपसी हमें संघर्ष देखने को मिला। आपसी संघर्ष देखने को मिला, और आपसी संघर्ष के अलावा अगर हम बात करें तो एक शब्द और कहें कि अराजकता का माहौल था। किसका माहौल था? अराजकता और आपसी संघर्ष। और इस स्थिति में बंगाल के प्रमुख सामंतों ने मिलकर एक सक्षम व्यक्ति को जो है वो राजा चुना। और वो सक्षम व्यक्ति कौन था? तो वो सक्षम व्यक्ति था गोपाल। कौन था वो सक्षम व्यक्ति? वो सक्षम व्यक्ति था गोपाल, और गोपाल को जो है वो राजा चुना जाता है। ठीक। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव भी हम इसे कह सकते हैं। यानी कि भारत में पहले लोकतांत्रिक रूप से अगर कोई चुना गया तो पाल वंश के राजा गोपाल को चुना गया। पाल वंश की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई थी। ये सब आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, या जहां भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा वहां इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्प है। गोपाल के बाद अगर हम बात करें तो गोपाल के बाद नंबर किसका आया? तो धर्मपाल का। और धर्मपाल के बाद नंबर किसका आया? तो देवपाल का। तो सबसे पहले गोपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल और धर्मपाल के बाद देवपाल, जिन्होंने मिलकर पाल साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनाया। तो ये सबसे पहला प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न, द पाल्स रूल्ड मेनली ओवर विच रीजन? पाल साम्राज्य मुख्यतः किस क्षेत्र पर शासन करता था? राजस्थान, बंगाल, बिहार, डेक्कन और तमिलनाडु? साथियों, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा कि बंगाल का वो समय था जब आपसी संघर्ष का समय बंगाल में चल रहा था। हमने कहा कि बंगाल में उस समय अराजकता का माहौल था। ठीक। तो कुल मिलाकर समझ में हमें आ रहा है कि भैया बंगाल ही जो है वो राइट आंसर है। और बंगाल साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो बंगाल साम्राज्य कहां था? तो पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, वह पूर्वी भारत के क्षेत्र में हमें बंगाल साम्राज्य का विस्तार जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक। अच्छा, बंगाल साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम बात करें तो हम जानते हैं कि बंगाल के जब हम बात करें तो बंगाल में बिहार के भी कुछ क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक। और बंगाल में बिहार के अलावा अगर हम बात करें तो एक और वर्तमान राज्य को आप जोड़ सकते हैं, वो है आसाम। आसाम भी। ठीक। अच्छा, प्रारंभ में पाल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में पाल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजधानी कहां थी? तो प्रारंभ में पाल साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, प्रारंभ में पाटलिपुत्र जो है वो पाल साम्राज्य की क्या थी? पाल साम्राज्य की राजधानी थी। प्रारंभ में कहां थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद कहां हुआ?
तो पाटलिपुत्र के बाद ये राजधानी जो है वो हस्तांतरित करके कहां ले गए, तो मुंगेर जो है वो राजधानी ले गए, और उसके बाद मुंगेर से इसको आगे कहां लेके गए, तो मुंगेर से इसको आगे ले जाकर विक्रमपुर, है ना, विक्रमपुर नामक स्थान पर ये राजधानी बनाई गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विच रूलर फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? आपको बताना है। साथियों, धर्मपाल के शासन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि धर्मपाल पाल वंश की स्थापना कब हुई, तो हमने कहा था 750 ईस्वी में जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 750 ईस्वी में पाल वंश की हमें स्थापना देखने को मिली। ठीक, सबसे पहला चुना हुआ व्यक्ति हमने कहा तो धर्मपाल जो है वो सबसे पहला हुआ चुना हुआ व्यक्ति था। और धर्मपाल का जो शासन है वो कब था, तो धर्मपाल का शासन 1770 से लेकर 810 ईस्वी तक हमें धर्मपाल का शासन देखने को मिला। ठीक है ना। अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में एक जगह है, वर्तमान बिहार में, जिसका नाम है भागलपुर। कहां? भागलपुर। ठीक है ना। तो भागलपुर में जो है वो, भागलपुर के पास जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जब हम विक्रमशिला के बारे में बात करते हैं तो बिहार का एक और हमें विश्वविद्यालय याद रखना चाहिए जिसका नाम था नालंदा। तो जैसे नालंदा फेमस था किसके लिए, बौद्ध शिक्षा के केंद्र के लिए, वैसे ही विक्रमशिला भी फेमस था। विक्रमशिला में भी अगर हम बात करें तो यहां चीन, तिब्बत, सुमात्रा से जो है वो विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते थे। क्लियर। स्थापना किसने की थी, तो स्थापना जो है वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, देवपाल वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ विच रिलीजन? देवपाल किस धर्म के महान संरक्षक थे? वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन? आपको बताना है। वैष्णव, शैव, बुद्धिज्म या जैनिज्म किसके थे? ठीक। अच्छा, जब आपने देखा विक्रमशिला, आपने देखा बौद्ध, आपने सुना कि सुमात्रा से, चाइना से पढ़ने विद्यार्थी आते थे, कौन? बौद्ध धर्म के। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि बुद्धिज्म के फॉलोवर जो है वो कौन थे? बुद्धिज्म के फॉलोवर जो है वो आपको देवपाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, देवपाल का शासन काल अगर हम बात करें तो धर्मपाल के बाद देवपाल। ठीक है। तो धर्मपाल का कब खत्म हो गया था, तो 780 से लेकर 810 तक जो थे, उसके बाद देवपाल। तो देवपाल का शासन क्या था, 810 से लेकर 850 ईस्वी तक। ठीक। अच्छा, किसके थे? बौद्ध। लेकिन बौद्ध में भी तो शाखाएं थी, तो कौन सा? तो बौद्ध में एक शाखा थी साथियों, महायान। कौन सी शाखा थी? महायान। ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म के संरक्षण कौन थे? देवपाल थे। अब इन्होंने क्या किया, जावा, सुमात्रा और विदेशों से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बिहार में जो है इन्होंने विहार बनाए। ठीक। और इस प्रकार पाल साम्राज्य में बौद्ध धर्म को क्या किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द पाल किंग वर फॉलोअर ऑफ विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? पाल शासक किस शाखा, बौद्ध के किस शाखा को मानने वाले थे? अभी हम लोगों ने बात किया हीनयान, महायान, वज्रयान या थिरावाद, हमने अभी बात किया। ठीक है ना, कि पाल वंश जो है, ठीक, वो क्या हुआ जब हमने धर्मपाल के बारे में बात किया। ठीक। लेकिन पाल वंश के बारे में अगर हम बात करें तो पाल वंश में जैसे जैसे आगे बढ़ा गया, शुरू में पाल वंश जो है वो महायान को फॉलो कर रहा था, लेकिन आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो आगे पाल जो है वो वज्रयान को जो है वो फॉलो करने लगे। ये वज्रयान क्या शाखा है? सच, बौद्ध धर्म में जो वज्रयान जो शाखा था, ये बौद्ध धर्म का तांत्रिक वाला रूप था, जिसमें तंत्र, मंत्र, देवी देवता, इन सबकी पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी। ठीक। और यहीं से अगर हम बात करें तो यहीं से बौद्ध और हिंदू परंपराएं जो है वो क्या हुई, आपस में मिल गई। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो वज्रयान जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला बढ़ते हैं। विच डायनेसिटी वॉज कंटेम्पररी टू द पाल्स इन वेस्टर्न इंडिया? जब पूरब में बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का शासन था तो उसी समय समकालीन पश्चिमी भारत में कौन सा वंश था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। राजपूत, चोल, प्रतिहार या सेन? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक। साथियों, जब पाल पूरब में एक्टिव थे, ठीक, तो उस समय उत्तर भारत में तीन शक्तियां जो हैं, थ्री पावर्स जो थे वो क्या थे, एक्टिव थे। तीन शक्तियां जो हैं वो भारत में एक्टिव थी। कौन कौन सी तीन शक्तियां थी? तो पूरब में हमने कहा कि पूरब में थे भैया पाल,
ठीक। पूरब में पाल, तो पश्चिम में कौन थे? तो पश्चिम में थे प्रतिहार, नोट कर लीजिएगा भाई। पश्चिम में कौन थे? पश्चिम में प्रतिहार, ठीक। और दक्षिण में उस समय कौन थे? तो दक्षिण में साथियों उस समय थे राष्ट्रकूट, जो कि क्या थे? आपके फेमस थे। बात समझ में आ रहा है? दक्षिण में राष्ट्रकूट। और इन तीनों में अगर हम बात करें तो इन तीनों में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो चला था। किसके लिए? कन्नौज के लिए। क्या चला था? त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक। कन्नौज, आज वर्तमान में हम कन्नौज जानते हैं, है ना, अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी जहां से सांसद हैं, कन्नौज, ठीक। सेंट के लिए, परफ्यूम के लिए जो है वो, इत्र के लिए जो है वो फेमस है, ठीक। प्रतिहार जो है वो आपका यहां सी ऑप्शन राइट। अगला बढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डेंसिटी वॉज, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? अमोघ वर्ष वन, दंती दुर्ग, कृष्ण वन या गोविंद तृतीय? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट। अच्छा, राष्ट्रकूटों के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो राष्ट्रीय कूटों का जो फाउंडर की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया था? राष्ट्रकूटों ने राष्ट्रकूट जब बने तो उस समय चालुक्य फेमस थे, और चालुक्य में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कीर्ति वर्मन सेकंड। क्या नाम था? इनका नाम था कीर्ति वर्मन सेकंड। अब एक राजा थे, चलिए बता ही देते हैं, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने क्या किया? चालुक्य राजा कीर्ति वर्मन सेकंड को डिफीट किया। क्या किया? हराया, ठीक। और हराकर राष्ट्रकूट वंश की जो है वो स्थापना की, और यह वंश दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बनी। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट वॉज, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी? उज्जैन, कांची, मान्यखेट या देवागिरी? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। हमने कहा राष्ट्रकूटों ने किसको हराया? दंती वर्मन ने किसको हराया? दंती वर्मन ने चालुक्य राजा कीर्ति वर्मन सेकंड को हराया, ठीक है। अब राष्ट्रकूटों की राजधानी, तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी माणेखेत। कहां थी? माणेखेट। माणेखेट के बारे में अगर हम बात करें तो कर्नाटक में वर्तमान में एक जगह है जिसका नाम है मलकहेड। क्या नाम है? मलक हेड, कर्नाटक, ठीक। यही मनक हेड जो है कर्नाटक का, यही क्या था? मान्यखेत के नाम से जाना जाता है, ठीक। व्यापारिक केंद्र था ये। आगे बढ़ते। विच राष्ट्रकूट रूलर वॉज कॉल्ड द अशोका ऑफ साउथ इंडिया? किस राष्ट्रकूट शासक को दक्षिण का अशोक कहा जाता है? दंती दुर्ग, कृष्णवन, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष वन? ठीक। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, राष्ट्रकूट रूलर में साउथ का अशोक, ठीक है। अच्छा, अशोक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं? अशोक के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो बाद में अशोक जो है वो क्या हो गया था? शांति का पुजारी हो गया था, है ना, शांति प्रिय राजा। अच्छा, अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक क्या था? तो अशोक विद्वान था, ठीक। तो कुल मिलाकर अगर हम यहां किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहां बात कर रहे हैं अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में। किसके बारे में? अमोघ। अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में बात करें तो इनका शासन काल था 814 से लेकर 878 ईस्वी तक। कब तक? 814 से 817 ईस्वी। और ये हमने कहा कि ये शांति प्रिय और विद्वान राजा था, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कवि राजमार्ग। क्या नाम था? है ना, मैं लिख दे रहा हूं, कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा या नोट्स जहां बना रहे हैं, कवि राजमार्ग। और ये जो ग्रंथ है कन्नड़ भाषा में ये था, कवि राजमार्ग। और ये ग्रंथ के बारे में अगर हम बात करें तो इसे कन्नड़ साहित्य का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में कहा जाता है कि यह धार्मिक सहिष्णुता और दयालुता का जो है प्रतीक है, इसीलिए इसे अशोका ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। द कैलाश था टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ड बाय, एलोरा में स्थित कैलाश नाथ का मंदिर किसने बनाया? दंती दुर्ग, कृष्णवन, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, कैलाश टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो एलोरा की गुफाएं, याद रखिएगा, एलोरा की गुफा। अच्छा, एलोरा में काफी सारी गुफाएं हैं,
उसी में एक गुफा है जिसका नाम है गुफा नंबर 16। क्या नाम है? गुफा नंबर 16। और इसी गुफा नंबर 16 में क्या किया गया है कि एलोरा के जो पूरे के पूरे गुफा में जो चट्टान है उनको काट कर कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया है? और कैलाशनाथ, जब हम बात कैलाश की कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसको हम, भगवान शिव को जो है वो क्या किया गया है, डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया। ठीक, और कहा यह जाता है कि यह जो टेम्पल है वह राष्ट्रकूट साम्राज्य की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी मिसाइल है। ठीक, तो किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न तो यह था कि किया किसने था, है ना? तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो कृष्ण प्रथम जो है वो क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। द राष्ट्रकूट फॉट ए लॉन्ग बैटल विद द पाल्स एंड प्रतिहार ओवर। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट मिलकर लड़ रहे थे, त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे थे। किसके साथ? तो हमने कहा कन्नौज के साथ, है ना, कन्नौज। और कुल मिलाकर कन्नौज के साथ क्यों? तो कन्नौज के साथ क्योंकि कन्नौज राजनीतिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा का एक प्रतीक था, इसलिए कन्नौज के साथ मिलकर लड़ रहे थे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द चोला डायनेस्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रीजन। चोल वंश का उद्भव किस क्षेत्र से हुआ? आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? आपको बताना है कि क्या राइट आंसर। सच, चोल वंश के बारे में अगर हम बात करें तो चोल वंश को आप कहां लेकर जाएंगे? तो चोल वंश का अगर आप विस्तार देखेंगे तो भूगोल का अगर आपको जानकारी हो, भारत का भूगोल अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तमिलनाडु में कावेरी के डेल्टा के बारे में जानते होंगे, जहां कावेरी नदी अपना डेल्टा बनाती। और तमिलनाडु में कावेरी नदी जहां अपना डेल्टा बनाती है उस क्षेत्र को तंजौर का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंजौर का क्षेत्र। ठीक, तो कुल मिलाकर तमिलनाडु, कावेरी नदी का डेल्टा, तंजौर, ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में चोल शक्ति का जो है वो क्या हुआ, विकास हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल चोला लाइन वॉज। साम्राज्यवादी चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोला, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, आदित्य प्रथम? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है साथियों, हमने चोल साम्राज्य के बारे में जब बात किया तो हमने कहा कि चोल साम्राज्य की उत्पत्ति कहां हुई? तो हमने कहा कि चोल साम्राज्य की उत्पत्ति तंजौर, और तंजौर के बारे में हमने कहा कि कावेरी का डेल्टा, है ना, बातों को समझिएगा। कावेरी का डेल्टा का मतलब हमने कहा कि तमिलनाडु। ठीक, बातें समझ में आ रही? ठीक, अब यहां के अगर हम बारे में बात करें तो चोल जो साम्राज्य है इसका स्थापक कौन है? तो विजय चोला। और विजय चोला ने 850 ईस्वी में, कहा? तंजौर में। कब? 850 ईस्वी में तंजौर में स्थापना किसकी की थी? तो यहां तंजौर पर अधिकार किया था। और यहां हराया किसका था? तो यहां हराया था मुट्टा रैरो को। किसको हराया था? मुट्टा रैरो को। और मुट्टा रैरो को हराकर जो है क्या किया था? चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको हराकर? मुट्टा रैरो को, याद रखिएगा। और यहीं से चोल वंश की जो है वो शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चोला एम्पायर रिच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर। चोल साम्राज्य अपने चरम पर किसके शासन में पहुंचा? विजयालय, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम या कुलोतिंग प्रथम? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, चोल साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि चोल साम्राज्य का जो सबसे बेहतर पीरियड था वो 1014 से लेकर 1044 ईस्वी का जो समय था, जिसमें कहा जाता है कि रोज चोल साम्राज्य जो है इसने उत्तर भारत के क्षेत्र में भी विजय अभियान चलाया। और उत्तर भारत के क्षेत्र में विजय अभियान चलाते हुए यह चोल साम्राज्य कहां तक पहुंच गया? तो गंगा के तट पर। कहां तक? गंगा के तट। ठीक, और गंगा के तट पर जब पहुंचा तो इस अभियान का नाम इसने दिया गंगई कोंड चोलपुरम। क्या नाम दिया? ध्यान रखिएगा, गंगई कोंड चोलपुरम, ये नाम दिया गया था। ठीक, गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है ना? और जो राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम नामक जो है उसने क्या किया? एक राजधानी बनाई जब गंगा तट तक अभियान किया। ठीक है ना? और
ये जो नौसैनिक अभियान जो था ये कहां पहुंचा? सुमात्रा तक। ठीक, तो कुल मिलाकर सुमात्रा तक भी और उत्तर में गंगा के तट तक, ये सब किसके समय में हुआ था? तो ये सारा का सारा जो है वो राजेंद्र प्रथम के समय हमें देखने को मिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर वाज बिल्ड बाय राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, विजयालया चोला या कुलोतुंग। ठीक है ना, आपको बताना है साथियों। राज राजा प्रथम के बारे में अगर हम बात करें तो राज राजा प्रथम ने जो है वो क्या किया था? बृहदेश्वर टेम्पल का जो है वो तंजौर में निर्माण कराया। अच्छा, बृहदेश्वर टेम्पल का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तो ये ग्रेनाइट की चट्टानों से जो है वो निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट रॉक से, जो कि इग्नियस रॉक से आग्नेय। और इसको जो है वह यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर रखा है। किसने शामिल कर रखा है? यूनेस्को ने। कहां किया है? विश्व धरोहर की सूची में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन इज, चोल प्रशासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, संगम साहित्य, जातक कथा या विदेशी विवरण। इंस्क्रिप्शन, संगम टेस्ट, जातक टिल्स या फॉरेन अकाउंट। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, चोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चोल प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो 10,000 से अधिक हमें क्या देखने को मिलते हैं? इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख जो है वो देखने को मिलते हैं। और इन शिलालेख में अगर हम बात करें तो चोल साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, चोल साम्राज्य में कर व्यवस्था कैसा था, चोल साम्राज्य में पंचायतें कैसी थी, इन सभी के बारे में जो है वो क्या मिल रहा है? जानकारी मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़। चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर नोन एज, चोल कालीन स्थानीय स्वशासन संस्थाएं क्या कहलाती थी? मंडला, समिति, सभा और उर या पंचायत। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, चोल के समय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, है ना, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे सभा या ऊर के नाम से जाना जाता है। ठीक, सभा आप समझ रहे हैं। सभा का मतलब है गांव में जो ब्राह्मणों का सभा था। उर के बारे में बात करें तो उर का मतलब क्या है? उर का मतलब है सामान्य ग्राम सभा। ठीक है ना। इसके अलावा एक शब्द और भी याद रखिएगा, नगरम। नगरम का अर्थ क्या है? नगरम का अर्थ है व्यापारिक संघ। और ये सारे के सारे संस्थाएं क्या कर रही थी? कर संघर्ष, न्याय और विकास का कार्य जो है वो देखती थी। अगला प्रश्न, उत्तर मेरूर शिलालेख किस लिए प्रसिद्ध है? द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो कि चोल पीरियड का है वो क्यों फेमस है? लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रूल, ग्राम प्रशासन के नियम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठन, रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक रीति। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या। साथियों, उत्तर मेरूर शिलालेख, उत्तर मेरूर शिलालेख जो है वो 920 ईस्वी में परांतक प्रथम, नाम याद रखिएगा, परांतक प्रथम के द्वारा जो है वो क्या किया गया था? लिखा गया था। मतलब बताया जाता है कि इन्हीं के समय का है। और इसमें यह बताया गया है कि ग्राम समितियों के सदस्यों का चयन जो है वो कैसे किया जाता है। इनमें यह बताया गया है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में जो है वो उत्तर मेरूर शिलालेख में बताया गया। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रूल यानी कि ग्राम प्रशासन के नियम, ये जो है वो क्या है आपका राइट आंसर। अगला, द नेवल पावर ऑफ विच साउथ इंडियन डेंसिटी वॉज अनमैच्ड, दक्षिण भारत में कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? पल्लव, चालुक्य, चोल या चेर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, अगर हम यहां बात करें, ठीक है, तो भारतीय दक्षिण भारत में अगर ऐसे एक समझ लीजिएगा, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, कावेरी वाला तंजौर, यहां चोल थे। अच्छा, चोल के बगल में क्या था? तो यहां आपको बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये सारा क्षेत्र। ठीक है ना। तो भैया जिसके पास रहेगा वही तो नियंत्रण करेगा। तो चोलों के पास नियंत्रण कहां था? तो हिंद महासागर के क्षेत्र में। ठीक, और हिंद महासागर में नियंत्रण था तो हिंद महासागर के आसपास के जो भी देश थे, जैसे कि श्रीलंका हो गया, जैसे कि सुमात्रा हो गया, ठीक, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि मालदीव हो गया, इन सभी के साथ विजय प्राप्त किया किसने? चोलों ने। ठीक,
और एशिया में कहा जाता है कि चोल साम्राज्य जो है वो सबसे शक्तिशाली सेना अगर किसी के पास थी तो चोलाओं के पास थी। अगला, चोलों की कांस्य मूर्तियां किस शैली की है? चोलास ब्रॉन्ज आइकन्स रिप्रेजेंट विच स्टाइल ऑफ आर्ट? पाल, नगरा, द्रविड़ या चोला ब्रॉन्ज? पाल, नागर, द्रविड़ या चोल ब्रॉन्ज? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सर चोल काल में अगर हम बात करें तो जो मूर्तियां बनाई जाती थी, जैसे सबसे प्रसिद्ध अगर मूर्ति अगर हम बात करें चोल काल की, तो आप भगवान शिव की नटराज नृत्य वाली मूर्ति आप देखते हैं। कौन सी? नटराज नृत्य, जिसे कहा जाता है कि यह भारत के धातु कला का एक अनुपम उदाहरण, एक श्रेष्ठतम उदाहरण। तो ये क्या है? तो ये चोल ब्रॉन्ज लास्ट वैक्स डी जो है, यानी कि चोल ब्रॉन्ज लास्ट वैक्स जो है, इस विधि के माध्यम से क्या किया गया था, इस मूर्ति का मूर्ति का निर्माण किया गया था, जैसे कि हमने नटराज मूर्ति के बारे में बात किया। ठीक, तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये पहला वीडियो था। रोज शाम 7 बजे आपको ये देखने को मिलेगा। आप लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, किसी भी फॉर्म में देख, आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट के माध्यम से आप बताइए। और चैनल आपका है, आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। लाइक, कमेंट और शेयर सब आपकी जिम्मेदारी है, कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।